हेलो बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं। जी हाँ बच्चों, आज आपके लिए फिर से एक नया चीज़ लाया हूं। जी हाँ, मैंने मॉडल सेट का लॉन्ग क्वेश्चन संग्रहित किया है बच्चों, कलेक्ट किया है, जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं बिल्कुल ही आपके बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट होगा। निश्चित तौर पर उस पर प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो चलिए आज स्टार्ट करें फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम से। देखिए, प्रूव दैट साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा हैज मैक्सिमम वैल्यू एट थीटा इक्वल टू π/3। जी हाँ बच्चों, आपने मैक्सिमम एंड मिनिमम ये तो देखा ही होगा बच्चों। किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम हम लोग निकालते थे डेरिवेटिव के द्वारा। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि इस फंक्शन का मैक्सिमम हम कैसे प्राप्त करें, और इसको हम लोगों को ये भी दिखाना है कि किस पर मैक्सिमम मिल रहा है, थीटा इक्वल टू π/3, है ना। तो चलिए, किसी भी फंक्शन को के डेरिवेटिव को करने के लिए उसके डोमेन के रिस्पेक्ट में करना होता है भाई। तो डोमेन इसका क्या है, थीटा है बच्चों। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करें, क्या होगा, u इंटू भी प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट वाले फंक्शन को रखेंगे, सेकेंड वाले का डीसी करेंगे, कॉस थीटा का डीसी माइनस साइन थीटा, प्लस 1 प्लस कॉस थीटा रखेंगे, साइन थीटा का डीसी कॉस थीटा, है ना। बताइए क्या होगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। जी हाँ, इसका मतलब है कॉस थीटा। अब ये बताइए, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, इसको इधर लाइए, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या आपने ट्रिगोमेट्री में इसको कहीं देखा है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए? जी हाँ बच्चों, इसको कॉस 2a के फॉर्म में देखा होगा। इसका मतलब है इसको आप कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए, आपने डेरिवेटिव तो प्राप्त कर लिया, क्या इससे आपको निकलने जा रहा है? जी हाँ, जब आपको क्या करना होगा, आपको क्रिटिकल पॉइंट निकालना होगा, और क्रिटिकल पॉइंट वहां मिलता है जहां की डेरिवेटिव 0 हो। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए आपको f डैश थीटा इक्वल टू क्या करना चाहिए, 0 करना चाहिए। तो चलिए, कॉस थीटा प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 0, कॉस 2 थीटा इक्वल टू कितना, माइनस कॉस थीटा, है ना। अब ये बताइए, इस माइनस को छुपाएंगे तब ना थीटा प्राप्त कर पाएंगे। तो माइनस कैसे छुपाएंगे बताइए, माइनस अंदर नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है बच्चों। लेकिन आपको माइनस छुपाना है। तो चलिए, माइनस पहले ये देखना है कि माइनस कहां होता है बच्चे। कॉस माइनस सेकेंड क्वाड्रेंट में होता है एंड थर्ड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है। तो आप सेकेंड क्वाड्रेंट ले सकते हैं, थर्ड भी ले सकते हैं। चलिए सेकेंड लेते हैं, पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा ले लिया। अब बताइए, 2 थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा। 2 थीटा इक्वल टू पाई माइनस थीटा। जी हाँ, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट लेते हैं तो पाई माइनस थीटा लिखेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट लेंगे तो पाई प्लस थीटा लिखेंगे, है ना। तो चलिए, पाई माइनस थीटा लिया तो 3 थीटा इक्वल टू कितना, पाई। 3 थीटा इक्वल टू पाई, 3 थीटा इक्वल टू पाई। तो थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा बताइए, थीटा इक्वल टू π/3। तो जी हाँ, सबसे बड़ी निगाह है कि आपका वो जो रिजल्ट चाहिए वो रिजल्ट दिख रहा है। मैंने ये नहीं बोला कि प्रूफ हो चुका है ना, दिखाई पड़ रही है। अब आप क्या करें, जी हाँ, इसको आप इसके आधार पर बना सकते हैं भाई। अब इसको डिफरेंशिएट फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। चलिए, डबल डीसी कर देते हैं, डबल डीसी। जी हाँ, हमेशा याद रखिए, मैक्सिमा या मिनिमा जांच कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं या निकाल सकते हैं। किसके आधार पर, डबल डीसी के आधार पर। बताइए, कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, और कॉस 2 थीटा का डेरिवेटिव माइनस 2 साइन 2 थीटा, है ना। अब इसमें आपको थीटा के जगह पे रखना है π/3, क्योंकि आपके पास π/3 आया है। f डबल डैश π/3 माइनस साइन π/3 माइनस 2 साइन 2 π/3। बताइए, साइन π/3, जी हाँ,
हमने प्रीवियस क्लास में आपको वैल्यू निकालने के लिए, वैल्यू रखने के लिए सिखाया था। साइन 60 का वैल्यू √3/2। अब बताइए यहाँ साइन 2π/3, 2π/3 मतलब 120 डिग्री, और 120 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए आपको विशेष करने की जरूरत नहीं है। बताइए 120 किस क्वाड्रेंट में? सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? प्लस होता है, प्लस दे दिए। और फिर आप 60 डिग्री, जहां 120 को 180 में माइनस करो, 180 में माइनस करो, कितना होगा? 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू लिख दो √3/2। समझ रहे हो? सबसे पहला पूरा एंगल देखकर आप साइन बताओ कि उसका साइन क्या होगा, और उसके बाद 180 में माइनस कर दो। 180 में माइनस कर दिए 120, 60 का जो वैल्यू होगा वही 120 का वैल्यू होगा। जी हाँ बच्चों, ये देखिए √3/1, तो क्या हो जाएगा? -√3 -2√3/2। कितना आ गया? -3√3। जी हाँ बच्चों, ये निगेटिव आ गया। ये क्या आ गया? निगेटिव। तो जानिए, अगर किसी का डबल डीसी निगेटिव आता है तो इसका मतलब कंफर्म हो जाइए कि मैक्सिमम है। F इज मैक्स किस पर? एट थीटा इक्वल टू π/3, थीटा इक्वल टू π/3। और अगर मैक्सिमम वैल्यू भी चाहिए तो वो भी निकल जाएगा। चलिए फंक्शन में थीटा के जगह पे π/3 रख दें। यहां देखिए π/3 रख दे और आपका रिजल्ट आ जाएगा साइन π/3 इंटू 1 प्लस कॉस π/3। बताइए साइन π/3 का मान कितना है? कितना होता है? √3/2, और 1 प्लस कॉस π/3 1/2। इसका मतलब √3/2 और 3/2 कितना हो गया बच्चे? 3√3/4। जी हाँ, रिजल्ट मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? 3√3/4। बट यहां जो है आपको प्रूफ करना था कि इसका मैक्सिमम वैल्यू होगा किस पर? थीटा इक्वल टू π/3 पर। तो जी हां, क्या किए? एक बार डिफरेंशिएट किए, डिफरेंशिएशन करने के बाद क्रिटिकल पॉइंट निकाल लिए। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद तब डबल डीसी करके चेक कर सकते हैं कि वह मैक्सिमम है या मिनिमम है। जी हां बच्चों, मैक्सिमम है या मिनिमम है। समझ गए? जी हां, काफी मजेदार प्रॉब्लम है, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, नोट कर ले। आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखें। वेरीफाई लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। जी हां, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? LMVT, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। जी हां, वेरीफाई करना है। आपके पास फंक्शन क्या है? अलजेब्रिक फंक्शन है, x-1, x-2, x-3। और इन किस इंटरवल में देखना है? 0 से π/4। जी हां, लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम। आपको पता है कि भाई ये लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम इस तरह का मैप बनता है, रफ मैप समझने के लिए। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है ना, ये पॉइंट है आपका x = a, ये पॉइंट है x = b है ना। इस पॉइंट के बीच एक पॉइंट पर ऐसा ढूंढना है कि टेंजेंट पैरेलल हो जाए किसके? कॉर्ड के। पैरेलल हो जाए कॉर्ड के। तो कैसे ढूंढा जाता है ये जानिए। जी हाँ, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए। देखिए प्रोडक्ट रूल से होगा, 3 है फंक्शन, तो 2 को रख लीजिए और 1 का डीसी कीजिए 1 - 0। फिर ये दोनों को फर्स्ट एंड लास्ट वाले को रखें, x-1 x-3, इसका डीसी 1 - 0 प्लस फिर x-2 x-3 रखें 1 - 0। जी हाँ, बारी बारी से करना है, सिंगल करना है। बताइए मल्टीप्लाई करेंगे x² - 3x + 2। यहां देखिए x² - 4x + 3। यहां देखिए x² - 5x + 6। कितना हो गया? 3x², 3 4 3 7 5 12 - 12x। और ये देखिए 2 3 2 5 6 5 11। देखिए ये आपका f' आ गया। ये किसी भी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए आपको डीसी करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको 2 नेचर देखनी है। ये देखिए, ये अलजेब्रिक फॉर्म है, अर्थात अलजेब्रिक फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन, और पॉलिनोमियल फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो जी हाँ, 2 कंडीशन होता है। ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, आप डायरेक्ट कह सकते हो कि ये कंटिन्यूअस होगा। ये क्या होगा? कंटिन्यूअस होगा। और दूसरा जो पॉलिनोमियल होता है वह डिफरेंशिएबल भी होता है।
तो जी हाँ, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए ये दो रहनी चाहिए, दो कंडीशन को फॉलो करनी चाहिए फंक्शन। तो कंडीशन फॉलो कर रहा है, सिर्फ इसको लिखना है, कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है ना। उसके बाद अब आपको एक पॉइंट ढूंढना है, x इक्वल टू सी। जी हाँ, ये पॉइंट ऐसा ढूंढना है, पॉइंट सच दैट f डैश सी। जी हाँ, ये f डैश किसका होता है? f डैश होता है टेंजेंट का स्लोप, है ना। और इसका स्लोप ये देखिए ए एफ ए और बी एफ बी, है ना, बी एफ बी। तो जी हाँ बच्चों, कॉर्ड का स्लोप एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस ए होता है बच्चों। टेंजेंट का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप बराबर होगा तब ना पैरेलल मिलेगा। टेंजेंट पैरेलल टू किसके? कॉर्ड ए बी के। तो जी हाँ बच्चों, टेंजेंट पैरेलल कॉर्ड ए बी के होने का मतलब है कि टेंजेंट का स्लोप और कॉर्ड का स्लोप इक्वल होगा। तो टेंजेंट का स्लोप मैंने एफ डैश सी लिया और कॉर्ड का स्लोप क्या लिया? एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए। अब देखिए यहां आपका b क्या है? देखिए a आपका 0 है, b आपका 4 है। तो चलिए इसमें रखिए f4 माइनस f0 बाय 4 माइनस 0, सही है। अब देखिए आपने f डैश x निकाला है, यहां c डाल देंगे, आपका 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू जहां f4 f में 4 डालें। चलिए बताइए 4 माइनस 1 4 माइनस 1 4 माइनस 2 4 माइनस 3, ठीक है। उसके बाद 0 डालें, 0 माइनस 1 0 माइनस 2 0 माइनस 3, है ना। अब बाय कितना? 4 माइनस 0, दिस इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहां से आपको c निकालना है। चलिए 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 इक्वल टू, बताइए क्या निकलेगा? 3 2 1 है ना, माइनस, यहां बताइए क्या होगा? -1 -2 -3। जी हाँ, -1 -2 -3 डिवाइड बाय 4, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11 कितना हो गया? 6, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 6 बाय 4, 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 11, ये देखिए 6 6 12 बाय 4, है ना, 12 बाय 4, इसका मतलब आ गया 3, है ना। 3c स्क्वायर माइनस 12c प्लस 8 इक्वल टू 0। अब बताइए, अब आपको इसको क्या करना है? c का मान निकालना है। बताइए क्या होगा? c बराबर, फैक्टर तो नहीं हो रहा है ना, 8 24 नहीं होगा, है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। जी हाँ, 4 कितना हो जाएगा? 4 3 जा 12, 12 8 जा 96 बाई 2a। यही c बताएगा कि आपका रॉल्स लैग्रांजेज वेरीफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। 8 48 बाई 6 बोलिए 48, 48 का स्क्वायर रूट 16 3 जा 4 रूट 3 बाई 6, है ना। ये देखिए ये क्या निकलेगा? 12 बाई 6 प्लस माइनस 4 रूट 3 बाई 6, इसका मतलब 6 2 जा 2 3, इसका मतलब 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाई 3। जी हाँ बच्चों, अब इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालिए, एक प्लस और एक माइनस। जी हाँ, अगर हम देखें रूट 3 का मान क्या होता है? 1.732 बाय 3, है ना। तो कितना रिजल्ट होगा? देखिए तो c का मान 2 प्लस माइनस, देखिए क्या आएगा यहाँ अप्रॉक्स जो है ना 2 इंटू, अगर हम 0.6 कहें, अप्रॉक्स 0.6, ठीक है, तो क्या होगा? ये हो जाएगा 1.2। अब बताइए अगर प्लस करेंगे तो 3.2 और माइनस करेंगे तो 0.8 होगा ना। प्लस करेंगे तो 2 प्लस 1.2 और माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1.2। अब बताइए 3.2 आ रहा है कि 0.8 आ रहा है? देखिए 0 और 4 के बीच 3.2 भी आ रहा है एंड 0.8 भी आ रहा है। इसका मतलब है दोनों रिजल्ट। जी हाँ, c बराबर जो आपने निकाला 2 प्लस माइनस 2 रूट 3 बाय 3, ये 0 और 4 के बीच आ रहा है। इसका मतलब है वेरीफाई कर गया। इसका मतलब क्या हो गया? वेरीफाई कर गया। तो जी हाँ बच्चों, लैग्रांजेज मीन वैल्यू थ्योरम के लिए
आपको यही देखना होता है कि डीसी करें, डीसी करने के बाद पहले दोनों कंडीशन को देखें कि वह कंटिन्यूअस है या नहीं है। अगर नहीं रहेगा तब तो यहीं रॉन्ग हो जाएगा, वेरीफाई नहीं करेगा। बट जैसे ही कंटिन्यूअस हुआ आगे बढ़ना है, डिफरेंशिएबल हुआ नेचर से बताना है, चेक नहीं करना है ना, नेचर से बताएं। और उसके बाद एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाई बी माइनस ए, मतलब टेंजेंट का स्लोप एंड कॉर्ड का स्लोप दोनों इक्वल करके सी का मान निकालना है। और अगर ये सी ए एंड बी के बीच में आ गया तो इसका मतलब है कि मेरा लैग्रांजेज वेरीफाई कर गया, क्योंकि लैग्रांजेज कहता है कि ए एंड बी इंटरवल में टेंजेंट पैरेलल टू किसके मिलना चाहिए, कॉर्ड के मिलना चाहिए, है ना। चलिए समझ गए होंगे, नोट कर लें। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इवेल्युएट। जी हाँ, इस डेफिनिट इंटीग्रेशन का रिजल्ट चाहिए हमें। तो जरा देखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या सब मौजूद है। एक्स है, अलजेब्रा है बच्चों, और साथ साथ ट्रिगोमेट्री है। और जब दो तरह का फंक्शन होता है तो एक ही उपाय है, बाय पार्ट्स, है ना। बट यहां डेफिनिट इंटीग्रेशन है बच्चों, तो आप एक फायदा उठा सकते हो। डेफिनिट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करके आप इस अलजेब्रा को समाप्त कर सकते हो। और इसके लिए आप आई बना लो, इसको आई मान लो, आई मानो, और उसके बाद प्रॉपर्टीज का यूज करके एक्स अलजेब्रा जो है उसको हटा देंगे तो ट्रिगोमेट्री बन जाएगा। ट्रिगोमेट्री बन जाएगा तो हम इजी वे में निकाल सकेंगे। तो चलिए इसमें प्रॉपर्टीज लगाते हैं। कौन सा प्रॉपर्टीज? जी हाँ, प्रॉपर्टीज 5 बाय प्रॉपर्टीज 5। जी हाँ, 0 से पाई, पाई के एक्स के जगह पे पाई माइनस एक्स बाय 1 प्लस साइन पाई माइनस एक्स। जी हाँ, प्रॉपर्टीज 5 आपको पता होगा, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स है बच्चों। इसमें आप 0 से ए एक्स के जगह पे अपर लिमिट माइनस एक्स करोगे तो सेम रिजल्ट होता है। इसीलिए बच्चों एक्स के जगह पे मैंने क्या लिखा, ए माइनस एक्स, मतलब पाई माइनस एक्स, और यहां भी एक्स था तो पाई माइनस एक्स, है ना। ये आया आपका प्रॉपर्टीज के आधार पर 0 से पाई, पाई माइनस एक्स। बताओ साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, साइन थीटा होता है ना, नंबर 2। जी हाँ, अब दोनों इंटीग्रेशन को आप प्लस कर दो। जी हाँ, फर्स्ट प्लस सेकेंड, आई प्लस आई इक्वल टू 0 से पाई। जरा गौर करो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो क्यों ना एलसीएम ले लिया जाए दोनों का। 1 प्लस साइन एक्स, यहां आपका एक्स और यहां पाई माइनस एक्स डी एक्स। बताइए एक्स एक्स आपका कैंसिल, 2i इक्वल टू 0 से पाई, और ये रह गया पाई बाय 1 प्लस साइन एक्स डी एक्स। जी हाँ, जो आप चाह रहे थे कि मेरा अलजेब्रा समाप्त हो जाए, तो देखिए आपका अलजेब्रा समाप्त हो गया है ना। 2i इक्वल टू, अब देखिए पाई बाहर कर लो, 0 से पाई, पाई ये बाहर हो गया तो 1 बाय 1 प्लस साइन एक्स। जी हाँ, ये तो बिल्कुल अब सिंपल डेफिनिट इंटीग्रेशन हो चुका है बच्चे। अब क्या करेंगे, अब इजी वे में इसका इंटीग्रेशन करेंगे, है ना। कैसे करेंगे, तो साइन एक्स को चेंज कर लीजिए, कॉस 90 माइनस एक्स। कर सकते हैं, कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं हम लोग, है ना। अब बताइए 1 प्लस कॉसे, 1 प्लस कॉसे ट्रिगोमेट्री में क्या फॉर्मूला होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए बाय 2, अर्थात पाई बाय 2 माइनस एक्स बाय 2, है ना। ये होगा 2i इक्वल टू पाई बाय 2, ये 2 बाहर कर ले, 0 से पाई, 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, और ये पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, है ना। अब बताइए अब क्या होगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स बाय 2, और x के मल्टीप्लाई में जो है उससे डिवाइड कर देना है, 0 से पाई। सही है, ये 2 आपका कैंसिल, 2i बराबर माइनस बाहर करो, और अब अपर लिमिट बैठाने की जरूरत है। x के जगह पे पाई बाय 2 रखें, पाई रखें तो पाई बाय 2 हो जाएगा, उसके बाद 0 रखें, लोअर भी रखें, एक बार पहले अपर और तब क्या रखें, लोअर, है ना, माइनस पाई। बताओ, ये बताओ क्या होगा, पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 2, माइनस पाई बाय 4, 10 पाई बाय 4। सही है। अब ये बताइए 2i बराबर माइनस पाई,
10 माइनस पाई बाय 4 का मान, 10 माइनस पाई बाय 4 का मान -1 और 10 पाई बाय 4 का मान 1। तो बताइए 2i इक्वल टू कितना, माइनस पाई इंटू -2, 2 भी कैंसिल, इसका मतलब i इक्वल टू कितना आया, पाई। तो जी हाँ बच्चों, इसका इंटीग्रेशन कितना आया, पाई। समझ रहे हैं? तो जी हाँ, प्रॉपर्टीज लगा के, डेफिनिट इंटीग्रेशन का प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करके हम लोग इंटीग्रेशन को इजी बना सकते हैं। तो चलिए समझ गए होंगे, नोट कर लें। जी हाँ बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। इवेल्युएट 0 से पाई बाय 2 log sin x dx। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये आपका, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बच्चों। 0 से पाई बाय 2 log sin x dx। जी हाँ, इसका रिजल्ट भी याद रखना चाहिए, रिजल्ट भी याद रखना चाहिए। इसका रिजल्ट आपके मेमोरी में रहना चाहिए, -π/2 log 2। क्या होता है, -π/2 log 2, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वगैरह में भी इस्तेमाल हो सकता है ना। चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। आइए, सबसे पहले यह सिंपल डेफिनिट इंटीग्रेशन नहीं है, इसमें प्रॉपर्टीज इस्तेमाल करके बच्चों बना सकते हैं। तो आइए इसको आई माने, सबसे पहला काम है आई मानना। चलिए इसको मान लेते हैं आई, ठीक है। अब इसमें हम लोग प्रॉपर्टीज 5 लगाएंगे, जो कि अभी तुरंत यूज किए थे प्रीवियस प्रॉब्लम में। प्रॉपर्टीज लॉग साइन, ये जो अपर लिमिट है यह इसमें माइनस कर दें डोमेन को, मतलब x को, बाय प्रॉपर्टीज 5 से, है ना। जी हाँ, 0 से π/2। अब बताओ साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये नंबर 2 कह दो, ये नंबर 2 कह दो। अब दोनों इंटीग्रेशन को प्लस कर दो, प्लस कर दो। जी हाँ, i प्लस आई, i प्लस आई, 0 से π/2 log साइन x प्लस log cos x dx, 2i इक्वल टू 0 से π/2। ये बताओ log a प्लस log b क्या होता है, log का लॉ, log a इंटू b, साइन x इंटू cos x होता है ना बच्चों। अब बताइए 2i 0 से π/2। अब आपको क्या करना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड करना चाहिए। अब बताइए ये क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू 0 से π/2 log, बताइए 2 sin a इंटू कॉस ए, साइन 2a का फॉर्मूला जानते हैं, ट्रिगोमेट्री में आपने सुना होगा, देखा होगा। ये देखिए साइन 2x कहिए, a नहीं, साइन 2x 0 से π/2। अब बताइए log a बाई बी। जी हाँ, log a बाई बी क्या होता है, log a माइनस log b, ठीक है। इसके बाद देखिए दोनों को अलग अलग कीजिए, 0 से π/2 log sin 2x dx माइनस log 2 dx करेंगे ना, दोनों को सेपरेट कर दिए बच्चों। अब बताइए, यहां ध्यान दीजिए, 0 से π/2 log साइन, अगर ये 2x के बदले में x होता तो बिल्कुल हूबहू यही इंटीग्रेशन होता, और इसके जगह पे आप क्या इस्तेमाल कर सकते थे, i, इसके जगह पे भी i हो जाता। तो चलिए यहां थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो इस 2x को x बनाने के लिए आपको इसको सब्स्टिट्यूशन रूल से हटाना होगा। z बराबर मानिए 2x, dz बाय dx 2, dz इक्वल टू 2dx, dz बाई 2 इक्वल टू dx। ये देखिए dx निकाल लिए, उसके बाद अपर लोअर भी चेंज करना होगा। x 0 है, x 0 है तो z बराबर 2 इंटू 0, दिस इज इक्वल टू 0, है ना। फिर अपर लिमिट क्या है, π/2, z बराबर 2 इंटू π/2 इक्वल टू पाई। तो देखिए आपका ये अब किस रूप में बदलता है, तो ये आपका 0 हो गया और यहां पाई हो गया। log साइन 2x के जगह पे आपने z माना है, और dx क्या है, dx देखिए dz बाई 2, dz बाई 2। यहां तो ये तो सिंपल है बच्चे, ये log 2 बाहर करोगे, log 2 बाहर करोगे, 0 से π/2 और dx का इंटीग्रेशन तो सभी जानते हैं, है ना। चलिए ज्यादा 1/2 को बाहर करें, 1/2 को बाहर करें, 0 से पाई log साइन z dz। जी हाँ, माइनस log 2
और dx का इंटीग्रेशन x, dx का इंटीग्रेशन x, जान रहे हैं। अब ये बताइए 1/2 0 से पाई। अब यहां प्रॉब्लम है log sin z, z के बदले में x होता तो आज हम लोग ये i लिख पाते। तो बिल्कुल इसको x बना सकते हो, क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रेशन में अगर वेरिएबल चेंज कर दिया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। या आपने प्रॉपर्टीज 1 में पढ़ा होगा, है ना, प्रॉपर्टीज 1, जी हाँ, बाय प्रॉपर्टीज 1 में क्या है कि अगर आप यहां ध्यान दीजिए, ये देखिए, अगर आप a to b fx dx है और आप अगर a to b fz dz बनाना चाहते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जी हाँ, अर्थात वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही किया मैंने। अब ये बताइए log sin x dx तो हो गया, बट 0 से पाई हो गया है, लाना है क्या 0 से पाई/2। तो जी हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम तो रह गया भाई, थोड़ा प्रॉब्लम रह गया। चलिए प्रॉब्लम को सॉल्व करें। यहां आपको पाई/2 बनाना है। कैसे बनाए पाई/2? तो 0 पाई/2 कर दें, इंटू 2 कर दें, कोई दिक्कत। पाई जो था हमारा उसमें बाय 2 बनाने के लिए डिवाइड कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिए। log sin x dx माइनस यहां क्या हो गया पाई/2 log 2, ठीक है। अब बताइए 2i 1/2, अगर ये अपर लिमिट का 2 आगे आ जाए तो आपका काम हो जाएगा भाई। अपर लिमिट का 2 आगे आ जाए, जी हां आगे आ सकता है, आगे आ जाएगा प्रॉपर्टी 7 से बच्चों, प्रॉपर्टी 7 से, जी हां प्रॉपर्टी 7 से आपका आगे आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर्टी 7 आपने पढ़ा होगा भाई। प्रॉपर्टी 7 क्या था? प्रॉपर्टी 7 देखिए यहां मैं दिखा दूं। प्रॉपर्टी 7 कहता है कि a to b, सॉरी 0 से 2a fx dx, है ना। तो ये 2 आपका आगे आ सकता है, 0 से a fx dx बन सकता है। उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए f2a माइनस x बराबर माइनस fx। तो यहां तो साइन x है तो माइनस fx तो होगा ही, है ना। कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जी हाँ। अर्थात माइनस नहीं, सॉरी प्लस, जी हाँ। तो यहां आपका जो fx है, जरा देखिए fx क्या है, log sin x, है ना। आप अगर पाई माइनस एक्स करोगे तो क्या होगा? साइन पाई माइनस थीटा तो साइन थीटा होता है ना, साइन थीटा। देखिए वही फंक्शन रह गया आपका, जी हाँ, सेम फंक्शन। f अपर लिमिट माइनस एक्स करने पर प्लस fx आ जाए, जो कि आपका हुआ। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपका भाई, ये आपका i हो जाएगा। ये बीच में हटा दीजिए, साइड कर देना है। ये आपका i हो गया बच्चों, क्योंकि 0 से पाई/2 log sin x dx ये आपका i और माइनस पाई/2 log 2। अब बताओ ये क्या होगा? ये 2i में i माइनस हो जाएगा तो i इक्वल टू माइनस पाई/2 log 2। ये देखिए, देख रहे हैं, देखिए i क्या आया? माइनस पाई/2 log 2। जी हाँ बच्चों, ये प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहां तक पहुंचे हैं बच्चों, है ना। तो यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, निश्चित तौर पर इस पर प्रैक्टिस करें, नोट कर लें। क्या मिनट बेटा? 28 मिनट, 8 मिनट लगेगा। जितना 1 मिनट जल्दी किए थे वो कवर कर लिया। 1 मिनट जल्दी किए थे वो कवर करके 1 मिनट नहीं 0 मिनट कवर कर लिया। आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 देखें। जी हाँ, प्रीवियस प्रॉब्लम में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा था, बट वो क्वेश्चन नंबर 4 था बच्चों, और अब ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है। आइए देखिए, ये भी आपका डेफिनिट इंटीग्रेशन है और 0 से पाई/4 और log 1 प्लस 10x। जी हाँ, जिस इंटीग्रेशन में log आ जाता है निश्चित तौर पर वह खास हो जाता है। यहां देखिए इसमें भी log और प्रीवियस प्रॉब्लम में भी log था। तो जी हाँ, प्रॉपर्टीज से ही बना सकते हैं। चलिए प्रॉपर्टीज से बनाएं। प्रॉपर्टीज कहता है कि सबसे पहले इंटीग्रेशन को क्या मानना चाहिए? i मानना चाहिए। मान लिया,
और फिर आपको वही प्रॉपर्टीज फाई पी इस्तेमाल करना है, मतलब अपर लिमिट को, है ना, अपर लिमिट में माइनस करना है डोमेन को। देखिए अपर लिमिट आपका π/4 है तो π/4 माइनस एक्स डी एक्स। जी हाँ, ये प्रॉपर्टीज 5 से बच्चों, i इक्वल टू 0 से π/4, बताओ log 1 प्लस, जी हाँ 10 π/4 माइनस एक्स, जानते हो क्या होता है 10 π/4, π/4 तो 1 होता है भाई, 1 माइनस क्या होगा 10x बाय 1 प्लस 10x, है ना। जी हाँ, अगर एक्सपेंड करोगे तो 10a माइनस b में एक्सपेंड कर सकते हो भाई, ठीक है। i इक्वल टू π/4, अगर प्लस x रहता तो 1 प्लस 10x बाय 1 माइनस 10x, और माइनस x है तो माइनस ऊपर और प्लस नीचे, सही है। अब देखिए ये एलसीएम वगैरह लेंगे तो क्या होगा 1 प्लस 10x प्लस 1 माइनस 10x बाय 1 प्लस 10x dx। देखिए 10x कैंसिल, i इक्वल टू 0 से π/4 log 1 प्लस 1 2 बाय 1 प्लस 10x, ये हो गया आपका नंबर 2। यहां तक सिंप्लीफाई करके हुआ। अब आप क्या करते थे बताओ, फर्स्ट एंड सेकेंड को ऐड करते थे, है ना। जी हाँ, ये जो हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो भी प्रॉब्लम बनाया वह इसी प्रॉपर्टीज पर बेस्ड था बच्चों। तो चलिए प्लस करते हैं, i प्लस i क्या हो जाएगा 0 से π/4 log 1 प्लस 10x प्लस log 2 बाय 1 प्लस 10x dx, है ना। अब बताइए 2i इक्वल टू 0 से π/4, बताओ log a प्लस log b, log a प्लस log b क्या होता है log a इंटू बी, a हो गया 1 प्लस 10x, अब b हो गया 2 बाय 1 प्लस 10x, ये हो गया आपका इंटू ये दोनों आपका कैंसिल, 2i इक्वल टू 0 से π/4 log 2। जी हाँ log 2, देखिए कितना सिंपल हो गया, log 2 तो कांस्टेंट है, बाहर निकलेगा। किसका इंटीग्रेशन होगा भाई, dx का होगा। बताओ dx का इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, x लिखोगे ना, 0 से π/4 2i इक्वल टू log 2, जी हाँ π/4 माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2i इक्वल टू π/4 log 2। तो बताओ i इक्वल टू कितना π/8 log 2। तो ये बताइए बच्चों कि 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx का इंटीग्रेशन क्या आया π/8 log 2, है ना। चलिए समझ गए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, नोट कर ले। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखें, फाइंड एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स। जी हाँ, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है वो लॉन्ग प्रॉब्लम हो रहा है बच्चों। ये इलिप्स है x²/9 प्लस y²/4 इक्वल टू 1। पता है इलिप्स का इक्वेशन क्या होता है, x²/a² प्लस y²/b² इक्वल टू 1। जरा सा कंपेरिजन करो, a² बराबर कितना 9, तो a इक्वल टू कितना 3, अब b² इक्वल टू b² के जगह पे 4, b बराबर कितना 2, है ना। सबसे पहले एरिया निकालने के लिए फिगर बनाना चाहिए। चलिए रफ फिगर बनाते हैं। ये देखिए y डैश, ये आपका इलिप्स का सेंटर है बच्चे। अब देखिए a इक्वल टू 3, जी हाँ a इक्वल टू 3 मतलब x का जो है a वह बड़ा है किससे, b से। तो निश्चित तौर पर आपको क्या करना होगा, a पर ज्यादा चौड़ाई वाला लेना होगा, अर्थात मेजर एक्सिस जो है वह x एक्सिस पर होगा। तो चलिए इलिप्स बनाते हैं। ये देखिए ये इलिप्स बना दिए, है ना। चूंकि ये लंबाई 3 है और ये लंबाई 2 है तो निश्चित तौर पर ये ज्यादा लंबा होगा, है ना। ये y एक्सिस पर कम लंबा होगा, अर्थात x एक्सिस मेजर एक्सिस होगा। मेजर माने बड़ा, अब माइनर छोटा, है ना। चलिए इससे पता चलेगा। जी हाँ, अगर x के नीचे वाला बड़ा हो तो x एक्सिस पर मेजर एक्सिस बनाइए, और अगर y एक्सिस के नीचे वाला बड़ा हो तो y एक्सिस पर मेजर बनाइए। चलिए अब बनाते हैं। ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये 3 और 0 हो जाएगा। ये पॉइंट क्या हो जाएगा 0 और 2। तो पूरे इलिप्स के द्वारा आपको एरिया निकालना है। तो आप क्या करो, जी हाँ, पूरे इलिप्स का निकालने के बजाय
आप एक पार्ट का निकाल लो और उसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो पूरा इलिप्स का एरिया निकल जाएगा, है ना। तो जी हां, एरिया इनक्लोज्ड बाय इलिप्स क्या होगा, सुनिए। जी हां, आपको देखिए ये इलिप्स है, इस इलिप्स का शैडो पड़ रहा है एक्स एक्सिस पर, तो इसका एरिया देखिए, एरिया कैसे निकालोगे, तो चूंकि एक्स एक्सिस पर है तो dx लेना चाहिए और इस वेरिएबल का जस्ट अपोजिट y होना चाहिए, और y किसका होना चाहिए, जिसका शैडो हो मतलब किसका, इलिप्स का, है ना। और उसको इंटीग्रेट करना होगा 0 से कहां तक, 3 तक, एक्स एक्सिस पर 0 से 3 तक, है ना। और इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 4 पार्ट बना रहा है भाई, पूरा इलिप्स के द्वारा आपको एरिया निकालना है। बिल्कुल, ये आपका एरिया होगा। अब इस एरिया को निकालिए, y का मान इलिप्स से बताइए क्या होगा, बताइए। इसको इधर ले जाइए, y स्क्वायर बाय 4 इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9, y स्क्वायर इक्वल टू 4, यहां देखिए 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9, बताइए y बराबर रूट ओवर 4 इंटू 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 9, और 4 का रूट 2 और 9 का 3, रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। जी हां, अर्थात y का मान कितना निकल गया, 2/3 रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर dx। सही है। अब इसका रिजल्ट प्राप्त करेंगे भाई, रिजल्ट प्राप्त करेंगे। चलिए 4 2/3 बाहर करेंगे, 2/3 बाहर करेंगे, 0 से 4 रूट अंडर 9 को 3 स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर। ये बताइए 8/3। अब ये बताइए ये कितना होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जी हाँ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस क्या होगा, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए 0 से 4। जी हाँ बच्चों, ये इंटीग्रेशन आपने पढ़ा होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक है, इसी पर बैठाया गया। अब बताइए 4 रखा जाए, है ना, क्या रखें, 4, है ना, अपर लिमिट, और सॉरी यहां 3 है बच्चे, 3 है अपर लिमिट, 3 है, यहां आपका 3 है। चलिए 3 रखा जाए, 3 रखिएगा, 3 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर क्या होगा, 0, 9/2 साइन इनवर्स 3/3। ये देखिए, और फिर 0 रखिएगा तो ये 0 रखिएगा तो पूरा 0 होगा, 9/2 साइन इनवर्स 0, है ना। अब बताइए 8/3, ये कितना, 133 कैंसिल, आपका हुआ 9/2 साइन वर्स 1 कितना, π/2 साइन वर्स 1 साइन में कितना, π/2 पर। अच्छा, माइनस यहां देखिए 9/2 साइन वर्स 0 हो जाएगा ना। अब बताइए 8/3, यहां क्या हो गया, 9/2 π/2 माइनस 0, 8/3 इंटू 9/2 माइनस π/2। जी हाँ, ये देखिए 4 2 3 3 जा, देखिए कितना, 3 दूनी 6 पाई स्क्वायर यूनिट आ गया। जी हाँ बच्चों, और एक बात जान लीजिए, अगर ऑब्जेक्टिव बनाना चाहते हैं बिल्कुल इजी वे में, जैसे एरिया निकालना है इलिप्स का, तो पाई इंटू ए बी कर दें। पाई ए क्या है आपका 3, है ना, बी क्या है आपका 2, देखिए 6 पाई यहां भी आ रहा है, ऑब्जेक्टिव बनाना है ना। बट हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन बना रहे हैं बच्चों, ठीक है, समझ गए होंगे, नोट कर लें। आइए, मजेदार सब प्रॉब्लम हो रहा है लॉन्ग प्रॉब्लम में, निश्चित तौर पर आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। फाइंड द एरिया ऑफ द पैराबोला इनक्लोज्ड बाय रीजन दिस एंड दिस। जी हां, 2 कर्व है, एक कर्व है y स्क्वायर बराबर 4x, है ना, और एक कर्व है x स्क्वायर बराबर 4ay, है ना, दोनों पैराबोला है। तो कैसे समझे, जब भी
एक वेरिएबल पर 2 पावर और एक वेरिएबल पर 1 पावर हो तो समझ जाइए वो पाराबोला है। यहां भी दिख रहा है भाई, y पर 2 पावर, x पर 1 पावर। यहां देखिए तो x पर 2 पावर, y पर 1 पावर। तो जी हाँ, ये पाराबोला है। और यह पाराबोला, ये भी जान लीजिए, जब पाराबोला बनता है तो पाराबोला का माउथ होता है बच्चों, तो जिस पर 1 पावर है उधर माउथ होगा। इसका मतलब है यह जो है अलोंग एक्स एक्सिस, और इस पर, इसमें किस पर 1 पावर है भाई? अलोंग वाई एक्सिस। जी हाँ, अलोंग वाई एक्सिस। इसका मतलब है पावर 1 देखकर आप माउथ बनाते हो, है ना? जी हाँ, पावर 1 देखकर। ये देखिए आपके सामने अब हम लोग फिगर बनाएंगे और निश्चित तौर पर यह जो होगा हम लोग का इजी वे में फिगर बना सकते हैं। एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश और जी। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये वाई स्क्वायर बराबर 4x जो है वह किधर माउथ है? एक्स एक्सिस के तरफ। तो बनाइए ऑरिजिन से पास करवाते हुए। जी हाँ, ये ऑरिजिन से तो पास करेगा ही, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन है पाराबोला का, है ना? ये देखिए माउथ हो गया एक्स एक्सिस के तरफ। चलिए उसके बाद इसका देखिए, इसका पाराबोला का किधर माउथ होगा? अलोंग वाई एक्सिस। चलिए ऑरिजिन से पास करते हुए अलोंग वाई एक्सिस बनाए। ये देखिए, अब बताइए दोनों के बीच का एरिया निकालना है आपको। दोनों के बीच का एरिया निकालना है। निश्चित एरिया कौन होगा? ये देखिए दोनों के द्वारा कवर किया हुआ एरिया ये है ना? अब इस एरिया को निकालने के लिए सबसे पहले तो दोनों का क्रॉसिंग पॉइंट जानना होगा। ये देखिए एक जगह तो मुझे पता है, यहां क्रॉसिंग हो रहा है 0, बट यहां क्या हो रहा है यहां तो पता नहीं। आपको सबसे पहले दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्रॉसिंग पॉइंट निकालना होगा। चलिए निकालते हैं। एक्स स्क्वायर 4ay, है ना? चलिए क्या करना होगा बताइए। x के जगह पे, है ना, एक से निकालिए और दूसरे में रख दीजिए। चलिए यहां y, चूंकि x एक्सिस पर अगर निकालना है तो निश्चित तौर पर y को हटाना होगा। चलिए y को एलिमिनेट करते हैं। यहां से आप y का मान बताओ। y बराबर क्या होगा? एक्स स्क्वायर बाय 4a, है ना? तो चलिए यहां सब्स्टिट्यूट कीजिए। y के जगह पे एक्स स्क्वायर बाय 4a पर होल स्क्वायर बराबर कितना? 4ax। ठीक है, x टू पावर 4 बाय 16a स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सही है, x टू पावर 4 इक्वल टू 64a क्यूब x। ठीक है, अब बताइए x टू पावर 4 माइनस 64a क्यूब x इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। x कॉमन लीजिए, x क्यूब माइनस 64a क्यूब इक्वल टू 0। ये बताओ x इक्वल टू 0, ये तो मुझे पहले से पता था। और दूसरा क्या आ रहा है? x क्यूब माइनस 64a क्यूब इक्वल टू 0। इसका मतलब x क्यूब इक्वल टू 64a क्यूब, x इक्वल टू 4a। जी हाँ, एक जगह तो x बराबर 0 पर कट कर रहा है और दूसरा कहां कट कर रहा है भाई? x इक्वल टू 4a पर कट कर रहा है। ठीक है, अब जरा सा देखिए, अब दोनों के बीच का एरिया निकालना है आपको। कैसे निकालना चाहिए? देखिए ये वाला जो कर्व है, जो जिसका माउथ है x के लॉन्ग, वो ऊपर ग्राफ है। इसका शैडो देखिए, शैडो देख रहे हो? और नीचे वाले का जो जिसका माउथ y एक्सिस पर है, वह शैडो ये व्हाइट वाला बना रहा है। तो जी हाँ, अगर हम ये पूरा एरिया में व्हाइट वाला माइनस कर दें तो कलर, रेड कलर वाला एरिया निकल जाएगा। तो जी हाँ बच्चों, एरिया इक्वल टू 0 से 4a, दोनों का लिमिटेशन तो सेम ही है, 0 से 4a। और अपर लिमिट जो है, अपर लिमिट अपर कर्व जो है वो कौन सा है? देखिए तो कौन सा है जिसका माउथ अलोंग एक्स एक्सिस। जी हाँ, इस सिंबल से दिखाते हैं। और माइनस करना होगा, ये देखिए ये माउथ ऊपर वाला है वाई एक्सिस। जी हाँ, dx। तो इसका मतलब है ऊपर जो ग्राफ रहे उसमें नीचे वाले ग्राफ को माइनस कर दें। जी हाँ, ये देखिए 0 से 4a। चलिए x के माउथ जो है उससे y निकालिए। y बताइए x का माउथ से, यही ना x एक्सिस की तरफ घुमा हुआ है। बताइए y का मान √4ax माइनस इससे बताओ y का मान x स्क्वायर बाय 4a dx। बस
अब इसको इंटीग्रेट कर दो, 4a तो बाहर आएगा, इसका मतलब 2 रूट a और x का रूट x टू पावर 1/2 हो जाएगा, रूट x स्क्वायर बाय 4a dx। सही है। यहां देखिए 2a रूट a बाहर, x टू पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1 3/2 बाय 3/2 ऐसा होगा, है ना। यहां देखिए x स्क्वायर, इसको अलग अलग अपर लिमिट लोअर लिमिट बैठा सकते हो। ये देखिए 0 से 4a, यहां इसमें 1/4a बाहर कर दो, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 3, 0 से 4a। सही है। अच्छा 2 ऊपर जाएगा, 4 रूट a बाय 3। अब x के जगह पे बैठाओ 4a पे पावर 3/2, हम -0 पावर 3/2 समझ रहे हैं, माइनस ये 3 बाहर 12a हो जाएगा, और x के जगह पे 4a पे पावर 3 रखेंगे, -0 पे पावर 3 रखेंगे। ठीक है, 0 पे पावर 3 रखेंगे, समझ रहे हैं। अब बताइए 4 रूट a बाय 3 ये कितना होगा, बताइए 4 का रूट कितना होगा, तो 4 का रूट तो 2 हो जाएगा, 2 पर पावर 3 कितना 8, मतलब 4 को 2 स्क्वायर कह सकते हैं ना, और 2 स्क्वायर पर 3/2, बताइए 2 कैंसिल 8 हो जाएगा, और a पे पावर 3/2 हो जाएगा भाई, है ना। ये तो समाप्त है, -1/12a। यहां बताइए 16a³ देखिए कितना हो गया आपका, ये आपका पावर जो है ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए तो यहां कैलकुलेट कर देते हैं, 8 चौक 32/3, और a पे पावर 1/2 और 3/2, 3 1 4/2 a स्क्वायर हो जाएगा, है ना, a स्क्वायर हो जाएगा। यहां देखिए इसमें देखिए 4 तिया 12, 4 चौक 16, एक a भी कैंसिल, एक a भी कैंसिल, बताइए क्या होगा, मतलब 4/3 a स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ एलसीएम लोगे, 32 में 4 गया कितना 28, 28/3 a स्क्वायर, ये स्क्वायर यूनिट आ गया बच्चों, ये आपका 28/3 a स्क्वायर, है ना। चलिए समझ गए होंगे, नोट कर ले। हाँ तो बच्चों इसका जो है रिजल्ट हम लोग का थोड़ा सा मिस हुआ है, 4 चौक 16 चौके 64, जी हाँ 64, यहां होगा 64, 4 तिया 12 और 16 चौके 64, इसका मतलब ये 4 के बदले में यहां बच्चों क्या होगा 16 होगा, और 32 में 16 जाएगा क्या होगा 16/3 a स्क्वायर, है ना। अब सही है भाई, है ना। चलिए नोट कर ले। आइए बच्चों ये आप लोगों को एक प्रॉब्लम दे रहे हैं, काफी मजेदार प्रॉब्लम है, और यह प्रॉब्लम प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है बच्चों, इसको समझें, और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या कहता है, ए स्पीक ट्रूथ इन 75% केसेस एंड बी इन 80% केसेस। मतलब दो व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है। ए जो है 75% में सच बोलता है, और बी जो है 80% में सच बोलता है। कहता है व्हाट % ऑफ केस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। अच्छा, कोई फैक्ट है, कोई फैक्ट मतलब कोई मैटर है ना, किसी मैटर पर चर्चा हो रही है। यह फैक्ट जो है इसके लिए आप दो व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति बी तैयार हुआ है बच्चों। अब यह समझना है कि ये ए व्यक्ति जो है ट्रूथ सही बोलता है, कितना बोलता है सही 75%, निश्चित गलत भी बोल रहा है। अगर 75% ट्रूथ बोल रहा है तो 25% क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है ना। बी के बारे में देखिए, बी 80% ट्रूथ बोलता है भाई, और बी अगर 80% ट्रूथ बोलता है तो फॉल्स कितना बोलता है 20%, है ना। 100 में 80 माइनस कर दीजिए। अब ये बताइए, अब ऐसा बोलना चाहिए दोनों को, दोनों एक दूसरे को का विरोधी हो, है ना। तो निश्चित तौर पर अगर ये फैक्ट के बारे में सही बोल रहा हो तो ये क्या बोल रहा होगा, गलत बोल रहा होगा, तब ना दोनों में कंट्राडिक्ट होगा, जी हाँ, तभी ना दोनों में युद्ध होगा, है ना, जी हाँ। और अगर ए अगर फॉल्स बोल रहा है इसके बारे में,
तो निश्चित बी क्या बोल रहा होगा, ट्रू बोल रहा होगा, जस्ट अपोजिट, जस्ट अपोजिट। तो जी हाँ बच्चों, आप क्या करो, आप प्रोबेबिलिटी निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीक ट्रूथ बाय ए के द्वारा, जी हाँ ए के द्वारा जो ट्रूथ बोला जा रहा है उसका प्रोबेबिलिटी बताओ। 75% है, तो मतलब 75/100 अर्थात क्या होगा, ये देखिए 3/4 होगा, 3/4 है ना। और अगर हम ये कहें कि इसका फॉल्स बोलने का, जी हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीक फॉल्स, फॉल्स माने क्या होता है, झूठ बोलना, है ना। तो क्या कर सकते हैं, 25/100 भी कर सकते हैं, या 1 प्रोबेबिलिटी में 3/4 माइनस कर दो, सच बोलने वाला प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो, देखिए 1/4 निकला। यहां से भी आप 25/100 करते तो 1/4 ही निकलता। फिर देखिए बी का प्रोबेबिलिटी बताइए, बी का प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीक ट्रूथ बाय बी के द्वारा ट्रूथ बोलने का प्रोबेबिलिटी बताओ कितना, 80% है, 80/100, 4/5। इसका मतलब है कि यह फॉल्स भी बोल रहा होगा, F डैश प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीक फॉल्स, जी हां फॉल्स बाय बी के द्वारा क्या कर सकते हैं, 20/100 भी कर सकते हैं, या 1 में इसको माइनस कर दे तो 1/5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालना है कंट्राडिक्ट का, कंट्राडिक्ट, जी हाँ कंट्राडिक्ट का मतलब क्या होता है, दोनों एक दूसरे का विरोधी हो, दोनों एक दूसरे का विरोधी हो। तो निश्चित एक सच बोलेगा, अगर ए सच बोलेगा तो बी झूठ बोलेगा, तब कंट्राडिक्ट होगा, या ए झूठ बोलेगा तो बी सच बोलेगा। तो जी हाँ बच्चों, ये देखिए फर्स्ट ए सच बोल रहा है, बी क्या होना चाहिए, बी झूठ बोलना चाहिए, झूठ बोलने का एफ डैश है भाई, है ना। या ऐसा भी हो सकता है कि ए झूठ बोल रहा हो, तो बी क्या होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, है ना। तो बताइए इसको क्या कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ डैश, और के मत का मतलब क्या होता है, प्लस होता है ना, और एंड का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है। ये देखिए, तो ई का प्रोबेबिलिटी बताओ, सच बोलने का प्रोबेबिलिटी 3/4, एफ डैश झूठ बोलने का, बी के द्वारा झूठ बोलने का प्रोबेबिलिटी 1/5, प्लस बताओ ई डैश किसका प्रोबेबिलिटी है, बी ए के झूठ बोलने का 1/4, और एफ सच कितना बोल रहा है 4/5, बताओ कितना आया 3/20, 4/20, इसका मतलब 7/20 ये हुआ। और अगर परसेंटेज में चाहिए प्रोबेबिलिटी, जी हाँ परसेंटेज में अगर प्रोबेबिलिटी चाहिए तो बिल्कुल 100 से मल्टीप्लाई कर दे, 7/20 इंटू 100 कितना परसेंट, 35% चांस है बच्चों कि वह दोनों के बीच क्या होगा, कंट्राडिक्ट होगा, है ना। काफी मजेदार, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए नोट कर लें, समझ गए होंगे। आइए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखें। मजेदार प्रॉब्लम है, ये वेक्टर का प्रॉब्लम है बच्चों। ए कैप एंड बी कैप 2 यूनिट वेक्टर है, जी हाँ यूनिट वेक्टर, जिसका मॉडुलस क्या होता है, 1 होता है ना, मॉडुलस 1 है। उसके बाद कहता है दोनों के बीच एंगल थीटा है, दोनों यूनिट वेक्टर के बीच एंगल क्या है, थीटा है। चलिए थीटा भी बना दिया। अब कहता है साइन θ/2, जी हाँ साइन θ/2 इक्वल टू 1/2 मॉड ए कैप माइनस बी कैप। अच्छा ये बताइए कि अगर दोनों के बीच एंगल थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा होगा ना। अब बताइए मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी तो 1 होता है भाई, 1 ये भी 1 कॉस थीटा, इसका मतलब ए कैप डॉट बी कैप इक्वल टू कितना आ गया, कॉस थीटा आ गया, ठीक है। अब चलिए अब हम लोग करते हैं कि ये साइन θ/2 वेक्टर में कैसे आएगा। तो जी हाँ बच्चों, ये वेक्टर से नहीं आएगा, ये ट्रिगोमेट्री से आएगा बच्चों। और आपको पता है कि 2 sin स्क्वायर θ/2 इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा होता है ट्रिगोमेट्री में, है ना, 1 माइनस कॉस थीटा होता है ना। जी हाँ,
ये होता है, इसी के आधार पर हम लोग करेंगे। चलिए फिर इसमें क्या करें, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। चलिए ये कर दिया तो 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 2 को आप 1 + 1 लिख सकते हो क्या? बिल्कुल लिख सकते हो, है ना, -2 cos थीटा, है ना। अब बताइए 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 को आप 1 स्क्वायर लिखेंगे तो कोई परेशानी नहीं, 1 स्क्वायर लिखेंगे कोई परेशानी नहीं, 2 cos थीटा। ठीक है, थोड़ा सा टेक्निक लगाना होगा। 4 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू, अब बताओ 1 को आप क्या लिख सकते हो, मॉड ए कैप पर स्क्वायर, ये देखो 1 पर फिर 1 बी मॉड बी कैप पर स्क्वायर -2, और cos थीटा का वैल्यू आप क्या निकाले हो, ए कैप डॉट बी कैप। देखिए तो क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में मॉड ए कैप माइनस बी कैप पर होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/4 मॉड ए कैप माइनस बी कैप स्क्वायर, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू स्क्वायर इधर आएगा तो 1/4 का रूट क्या होगा 1/2, और इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा रूट के कारण। ये देखिए आपका रिजल्ट आ चुका है, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 1/2 मॉड ए कैप माइनस बी कैप, है ना। समझ गए, कहीं कोई परेशानी नहीं, है ना, नोट कर ले, काफी मजेदार और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बच्चों, ये मैक्सिमाइज निकालना है बच्चों, और ये एलपीपी का प्रॉब्लम है। निश्चित तौर पर यही कैटेगरी आएगा बच्चों, सिर्फ हो सकता है मे बी डिजिट बदले, लेकिन तरीका यही है, इसी के तरह से बनाना है। तो चलिए सबसे पहले इसे जाने कि कैसे बनाना चाहिए, है ना। z बराबर 50x प्लस 15y, इसका मैक्सिमम निकालना है, लेकिन किस कंडीशन के आधार पर, ये कंडीशन, जी हाँ, इसी कंडीशन का ग्राफ निकलता है। ये जो सब्जेक्ट टू कंस्टेंट है, ये कंडीशन है, इसी का ग्राफ ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले आपको इसका C लिखना होगा, कोरस्पोंडिंग इक्वेशन, है ना। सबसे पहले क्या लिखना होगा, कोरस्पोंडिंग इक्वेशन C। आइए C लिखें, 5x प्लस y इक्वल टू 5, है ना। जहां कोरस्पोंडिंग इक्वेशन होता है सिर्फ लेस देन एंड ग्रेटर देन हटा के इक्वल टू कर दें। फिर देखिए यहां x प्लस वाई इक्वल टू 3, है ना। जहां, और ये जो देख रहे हो, ये आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये बताता है कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, क्योंकि x पॉजिटिव एंड y पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है बच्चों, इसलिए सिर्फ ये दोनों पॉजिटिव होने से आप समझें कि यह फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब चलिए ग्राफ खींचते हैं, जानिए x और y एंड कांस्टेंट तीनों होता है तो दोनों एक्सिस को काटता है, आपको दोनों 2 पॉइंट निकालना होगा, एक x एक्सिस पर और एक y एक्सिस पर। चलिए x एक्सिस पर पॉइंट, अब बताओ कि x एक्सिस पर कहीं भी कोई भी काटे तो निश्चित तौर पर x एक्सिस पर y 0 होता है, x एक्सिस पर y 0 और y एक्सिस पर क्या 0, x 0। जी हाँ, तो आप क्या करो, y 0 पुट कर दो, x एक्सिस पर 0 रखोगे, बताओ 5x इक्वल टू 5 होगा, x इक्वल टू क्या होगा 1 होगा। जी हाँ, ये देखिए आपको पता चल गया किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो भाई 1 और 0, x आपका 1 y 0 है। फिर देखिए y एक्सिस पर कहीं भी कोई भी लाइन इंटरसेक्ट करे तो निश्चित x 0 होता है, तो चलिए x 0 पुट करते हैं, x 0 पुट करते हैं, x 0 पुट करेंगे y इक्वल टू 5, इसका मतलब दूसरा पॉइंट आपका हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया b पॉइंट 0 5, क्योंकि x आपका 0 y 5, है ना। ये आपने निकाला। अब चलिए इसमें दूसरे लाइन में आपको यहां भी यही देखने को मिल रहा है कि x y एंड कांस्टेंट तीनों है, निश्चित दोनों एक्सिस को काटेगा, तो x एक्सिस पर फिर इसमें पुट करना होगा y 0 रखेंगे तो x इक्वल टू 3, इसका मतलब पॉइंट हो गया 3 0, है ना। फिर देखिए y एक्सिस पर जहां काटेगा वहां x 0 होगा, x 0 रखें, y इक्वल टू कितना 3, इसका मतलब d पॉइंट हो गया 0 3।
समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, आपको एक्स एक्सिस पर पॉइंट खोज लेना है, वाई एक्सिस पर पॉइंट खोजना है। एक्स एक्सिस पर पॉइंट खोजने के लिए जस्ट उल्टा y बराबर 0 और एक्स एक्सिस पर पॉइंट खोजने के लिए x बराबर 0, है ना? तो ये दोनों पॉइंट खोज लेना है, फिर ग्राफ ड्रॉ कर देना है। आइए हम लोग ग्राफ ड्रॉ करें, ग्राफ ड्रॉ करें। ये लीजिए, ये आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए। चलिए इसमें रखिए, पहला पॉइंट है 1 0 1 0 1 0 1 0 रख दिए। दूसरा पॉइंट 0 5 0 5 0 5। जी हाँ, अगर ग्राफ पेपर हो तो काउंट कर लें और लाइन खींच दें। ये देखिए, ये लाइन आपने ड्रॉ कर लिया। यह लाइन किस इक्वेशन का है? तो 5x + y = 5 का है। ठीक है, अब ये पता लगाना है इस लाइन के इस साइड मेरा लेस देन है कि उस साइड है। जी हाँ, ये पता लगाना है, क्योंकि आपको लेस देन खोजना है। तो आपको पता कैसे चलेगा? देखिए 0 0 है इस साइड, है ना? जिस साइड ऑरिजिन है बच्चों, वह पॉइंट पुट कर दे। चलिए 5 × 0 + 0 <5 0 <5। क्या लगता है 0 छोटा होता है 5 से? बिल्कुल, 0 छोटा होता है 5 से। इसका मतलब यह रिजल्ट सही है, और यह जब रिजल्ट सही है तो इसका मतलब है ऑरिजिन साइड ही लेस देन मुझे मिलेगा। किधर मिलेगा? ऑरिजिन साइड। जी हाँ, अभी तो कलर नहीं करेंगे बच्चों, क्योंकि दूसरा भी ड्रॉ करना है आपको। चलिए, सिर्फ माइंड में रखना है कि ऑरिजिन साइड आपका ये है। अब देखिए दूसरा क्या सब पॉइंट है? 3 0। तो 1 0 के बाद 3 0 डालना है भाई, C 3 0। उसके बाद y एक्सिस पर 0 3 0 3 होने का मतलब है 0 5 से नीचे होगा। 0 5 से नीचे हम दे रहे हैं D पॉइंट 0 5। ये देखिए, और दोनों पॉइंट को मिलाते हुए स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लें। ये देखिए आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या है? x + y = 3, x + y = 3। अब इस लाइन के भी देखना है कि ऑरिजिन साइड बन रहा है इसका कि अपोजिट साइड। जी हाँ, लेस देन। तो चलिए 0 0 इसमें भी रखें, 0 + 0 <3 0 <3। जी हाँ, ये सही है। इसका मतलब है ऑरिजिन साइड ही बनेगा। और मैं बता देना चाहता हूं, अगर लेस देन रहेगा तो ऑलवेज ऑरिजिन साइड ही मैक्सिमम बनता है बच्चों, और ग्रेटर देन होगा तो अपोजिट साइड होगा। तो चलिए अब देखिए, दोनों का कॉमन रीजन देखिए। ये लाइन बता रहा है कि इस तरह का मेरा प्लेन है, और ये भी लाइन बता रहा है ऑरिजिन साइड ही प्लेन है। तो निश्चित दोनों का कॉमन प्लेन कहां दिख रहा है? ये देखिए ये, बट यहां देखिए ये क्या कर रहा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो आपको यहां तक लेना है सिर्फ। ये देखिए ये वाला, है ना? ये वाला। अब इसका बाउंड्री पॉइंट देखिए, ये देखिए एक पॉइंट तो 0 0 है, दूसरा पॉइंट आपका 1 0 है, तीसरा पॉइंट दोनों का क्रॉसिंग है ना? और चौथा पॉइंट 0 5। तो क्रॉसिंग पॉइंट के लिए आपको दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। चलिए करते हैं। x + y = 3 और 5x + y = 5, है ना? y सेम है, माइनस कर दो, ये कैंसिल। -4x बराबर कितना? -2। x बराबर -2/4 मतलब 1/2। x अगर 1/2 है तो y कितना होगा? 3 - 1/2 मतलब 5/2। जी हाँ, अर्थात ये क्रॉसिंग पॉइंट क्या हो गया? 1/2 एंड 5/2, है ना? ये पॉइंट आ गया। अब चारों बाउंड्री पॉइंट निकाल लिए। अब इसी 4 में से आपको एक पॉइंट पर मैक्सिमम चाहिए, मैक्सिमम मिलेगा। चलिए एक टेबल बना लें। z, इसमें z, जी हाँ z क्या है आपका? 50x। चलिए पहले x y रखें, पहले x और y, और तब z बराबर 50x + 15y। जी हाँ, लेफ्ट साइड xy, राइट साइड आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन। इसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहते हैं बच्चों, है ना? चलिए डालते हैं। पहला पॉइंट क्या डालेंगे? 0 0 0 0। चलिए 0 + 0 क्या होगा? 0 + 0 0 हो जाएगा, है ना? दूसरा पॉइंट 1 0 डालें, z बराबर 15 × 1 + 0। जी हाँ, इसका मतलब 50 आ गया। दूसरा पॉइंट 1/2 एंड 5/2, z बराबर, चलिए 1/2 डालिए, 1/2 x के जगह पे और y के जगह पे 5/2। कितना रिजल्ट होगा? ये देखिए, ये तो 25 और ये आपका
75/2, इसका मतलब है कितना हो जाएगा 125/2, 125/2। जी हाँ, उसके बाद आपके पास 05 है, 05 है, 0 0 0 5 है ना, 15 × 5 कितना हो जाएगा 75। बताइए इस चारों में से मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है? ये 0 है, ये 50 है, और ये आपका ये कितना लगभग 62.5 है ना, 62.5। और ये देखिए ये आपका 05 D.05 था, नहीं D पॉइंट था आपका, D पॉइंट क्या था 03 था, सॉरी 03 था। जी हाँ 03, तो 03 यहाँ 3 रखें तो कितना हो जाएगा 45। अब देखिए कि कौन मैक्सिमम है, तो निश्चित ये लग रहा है मैक्सिमम। जी हाँ, ये लग रहा है मैक्सिमम। इसका मतलब है जेड मैक्स मिल रहा है कितना 125/2, और किस पॉइंट पर, एट x बराबर 1/2 एंड y बराबर 5/2। समझ गए? जी हाँ, निश्चित तौर पर यह प्रॉब्लम आएगा बच्चों, आप लोग निश्चित प्रैक्टिस करके जाएं, नोट कर लें। आइए बच्चों 11 नंबर, फिर मैं आपको एलपीपी का ही प्रॉब्लम बता रहा हूं, लेकिन अलग किस्म का है। क्या अलग है? उसमें मैक्सिमाइज निकालना था और इसमें मिनिमाइज निकालना है बच्चों, z बराबर x + 2y का। तो मैंने आपको समझाया कि ये जो कंस्टेंट है इसी का ग्राफ ड्रॉ करना है, ग्राफ ड्रॉ करना होता है बच्चों। तो चलिए सबका पहले करस्पॉन्डिंग इक्वेशन लिखना होगा। फर्स्ट का 2x + y = 3, सेकेंड का x + 2y = 6। और मैंने आपको समझाया था कि ये क्या है, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट शो करता है। जी हाँ, x और y दोनों पॉजिटिव, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना। अब चलिए, अब ग्राफ खींचने के लिए आपको पॉइंट निकालना होगा। चलिए पॉइंट निकालते हैं। x, y एंड कांस्टेंट तीनों है, इसका मतलब दोनों एक्सिस को काटेगा। आपको x एक्सिस पर पॉइंट निकालना होगा। क्या बोले थे? x एक्सिस पर जब भी कहीं भी कोई भी स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट करता है तो y 0 होना चाहिए, y कोऑर्डिनेट 0, y 0 रख के आप x का मान निकाल सकते हो। चलो बताओ, x बराबर क्या आ गया 3/2। इसका मतलब है पहला पॉइंट आपको प्राप्त हो गया। चलिए y एक्सिस, जी हाँ y एक्सिस, अगर y एक्सिस पर कहीं इंटरसेक्ट करेगा निश्चित x 0 होगा, x 0 होगा, और x 0 रख दीजिए, y निकाल लीजिए। बिल्कुल सिंपल मेथड है, 0 3, सिंपल ट्रिक। जी हाँ, इसी तरह यहां भी आपको y 0 पुट करना होगा, तब ना x एक्सिस पर पॉइंट निकलेगा। बताइए y 0 रखेंगे तो x 6, आपका पॉइंट क्या निकला 6 0। फिर y एक्सिस पर x 0 रखोगे तो 2y = 6, y = 3। इसका मतलब क्या हो गया 0 3। बस अब आपको पॉइंट ड्रॉ करके ग्राफ खींचना है। चलिए आइए, सबसे पहला पॉइंट 3/2 0, पहला पॉइंट 3/2 0, दूसरा पॉइंट 0 3। चलिए 0 3 ले ले, 0 3, ये दोनों पॉइंट को मिलाएं और आपका स्ट्रेट लाइन तैयार हो गया। यही देखिए, ये स्ट्रेट लाइन क्या है 2x + y = 3 है ना। अब इसका पता लगाना है कि ऑरिजिन साइड है कि अपोजिट है। मैं तो कह रहा हूं कि ग्रेटर देन है तो अपोजिट होगा, ग्रेटर देन है तो अपोजिट होगा। हमेशा याद रखो, ग्रेटर देन रहेगा तो अपोजिट, लेस देन रहेगा तो सेम साइड। तो चलिए एक बार चेक भी कर ले, 0 रखें, 2 × 0 + 0 ग्रेटर देन 3। क्या यह सही हो सकता है? 0 बड़ा है 3 से? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है ऑरिजिन साइड नहीं है, इसके अपोजिट साइड है इसका प्लेन, है ना। पता चल गया इसका घर किधर है, अपोजिट साइड ऑरिजिन, है ना। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है 6 0, मतलब 3/2 से ज्यादा है, 6 0, ये देखिए। और तीसरा ये देखिए, ये आपका पॉइंट D पॉइंट था, बट B जैसा मिल रहा है भाई। इसका मतलब है B और D दोनों सेम प्लेस पर है, 0 3, है ना। इसलिए आपको यही पॉइंट
इसी को डी कह दीजिए, इसी को डी कह दीजिए और दोनों पॉइंट को मिलाइए। ये देखिए ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। ये आपका, इसका इक्वेशन बताइए क्या है इक्वेशन, x + 2y = 6, x + 2y = 6। अब इसका भी देखना है, ऑरिजिन साइड है कि अपोजिट साइड है, तो मुझे पता पहले ही चल गया है, ग्रेटर देन है तो अपोजिट साइड होगा। जी हाँ, ऐसे चेक कर सकते हैं, 0 + 0 > 6, 0 > 6। जी हाँ, ये गलत है, 0 बड़ा होता है 6 से, कभी नहीं। जी हाँ, कभी नहीं ऐसा हो सकता है। चलिए ये अपोजिट साइड है, बताइए दोनों में कॉमन रीजन, ये इधर और ये भी इधर, तो कॉमन कितना दूर लग रहा है, कॉमन निश्चित तौर पर ये लग रहा है, ये वाला आपका कॉमन लग रहा है और ये बता रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो इसका मतलब है आपका रीजन ये होगा, आपका रीजन ये होगा, है ना, ये होगा, अर्थात ये देखिए ये क्लोज नहीं है, ये ओपन है ना, ये प्लेन जो दिख रहा है ये ओपन प्लेन है। ओपन प्लेन मतलब अनबाउंडेड, और जब कोई अनबाउंडेड होता है तो उसका मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता है, मिनिमम एग्जिस्ट करता है ना, अनबाउंडेड। और अगर कोई बाउंडेड हो, बाउंडेड रीजन हो, तो उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम दोनों एग्जिस्ट करता है। जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में आपने बाउंडेड रीजन देखा था, बाउंडेड रीजन में मैक्सिमम भी निकाल सकते थे एंड मिनिमम भी निकाल सकते थे, बट अनबाउंडेड रीजन में सिर्फ और सिर्फ मिनिमम होता है और आपको क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है। जी हाँ, निकलेगा, बट यदि आप कहते कि भाई मैक्सिमम निकालना है तो आप यही कह देते कि मैक्सिमम एग्जिस्ट नहीं करता है। तो चलिए टेबल बनाते हैं, अब टेबल की बारी है। ये देखिए x y और z बराबर आपका क्या है, x + 2y। बताइए कौन सा पॉइंट है इस बाउंड्री पर। जी हाँ, 1.60 z बराबर 6, x के जगह पे 6 और 0, रिजल्ट कितना 6। और दूसरा पॉइंट देखिए 0.3, दो ही पॉइंट है, 0.3 और 2 × 3 मतलब 6। अरे कमाल तो हो गया, दोनों जगह सेम चीज है, और दोनों जगह सेम चीज है तो इसका मतलब है दोनों आपका मिनिमम हुआ बच्चे, मिनिमम। इसका मतलब ये हुआ इस लाइन पर, ए बी लाइन पर ही मिनिमम मिलेगा आपको, ए बी पूरे लाइन पर मिनिमम होगा, है ना। इसलिए आपको ये जानना चाहिए कि जेड मिनिमम आपका 6 आ रहा है एट द लाइन ज्वाइनिंग। जी हाँ, लाइन ज्वाइनिंग आपका B.03 एंड C.60। जी हाँ बच्चों, 60 और 03 से जो लाइन बना है उसी लाइन पर, पूरे लाइन पर आपको मिनिमम मिलने जा रहा है, अर्थात 6 मिलेगा, है ना। जी हाँ बच्चों, कभी कभी क्या होता है किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमम और मिनिमम मिल जाता है और कभी कभी लाइन पर मिनिमम मिलता है या मैक्सिमम मिलता है। यहाँ दोनों पर देख रहे हैं, दोनों पर रिजल्ट सेम आ रहा है, इसका मतलब है पूरे लाइन पर आपको मिनिमम मिलेगा। तो जी हाँ बच्चों, निश्चित तौर पर एलपीपी से एक क्वेश्चन रहेगा ही, है ना, रहेगा, और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। हमने दोनों कैटेगरी का प्रॉब्लम बताया, मैक्सिमम के लिए भी एंड मिनिमम के लिए भी, बाउंडेड के लिए भी अनबाउंडेड के लिए भी। तो चलिए इसको नोट कर लें, समझ गए होंगे। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने 11 क्वेश्चन, जी हाँ लॉन्ग क्वेश्चन बताया जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट था। निश्चित तौर पर मेरे तरफ से कोशिश रहा कि आप लोगों को सही रूप से क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकूं और आपको समझा सकूं। जी हाँ बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर सभी बच्चों को इस जानने का हक है, समझने का हक है, निश्चित देखने का हक है। तो निश्चित तौर पर शेयर करें सभी बच्चों को, साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें बच्चों। तो चलिए फिर मिलेंगे न्यूज़ टॉपिक के साथ। धन्यवाद। और सबको एग्जामिनेशन के लिए, बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ लक बच्चों। बाय बच्चों।